Welcome to Quantum Mathematics. This is first lecture series while I'll be giving in higher mathematics, and the first one branch of mathematics I have chosen is linear algebra. And linear algebra जो ब्रांच है वो मैथमेटिक्स की सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस में से एक है, क्योंकि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं वो मैथमेटिक्स के हर डोमेन में एप्लीकेबल होता है। तो इस लेक्चर सीरीज का ये जो फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले जानेंगे सेट क्या होता है, कितने टाइप के सेट होते हैं, कुछ एग्जांपल्स, और फिर सेट से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं जो कि हम इस पूरे कोर्स में पढ़ेंगे। और आने वाले अदर लेक्चर्स में हम इसी सेट पर बेस्ड कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं, रिंग्स कहते हैं, फील्ड्स कहते हैं, मॉड्यूल्स कहते हैं, वेक्टर स्पेस कहते हैं। और फिर आगे चल के और हायर लेवल पे इस एल्जेब्रा इसी पे स्टडी किया जाता है। उसके बाद फिर हम ली एल्जेब्रा पढ़ते हैं। सो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो इस पूरे कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहला वीडियो हम स्टार्ट करेंगे सेट थियरी से। सो माय फर्स्ट हेडिंग इज सेट। तो जैसे हम रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, उनका नेमिंग करते हैं, कि अगर एक कलेक्शन है कुछ ऑब्जेक्ट्स का तो उसका हम एक नेम कर देते हैं, या उनको एक साथ हम कुछ नोटेशन अप्लाई कर देते हैं, सिंबल अप्लाई कर देते हैं। वैसे ही मैथमेटिक्स में जिन भी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया जाता है तो पहले हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं। हम देखते हैं कि क्या जो कलेक्शन हम बना रहे हैं उसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स, जो भी एलिमेंट्स हैं, क्या उनमें कोई सिमिलरिटी है कि नहीं, या फिर हमने ऐसे रैंडमली कोई भी कलेक्शन बना दिया। तो ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स में सब कुछ बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पढ़ा जाता है, और इसी वे में जो मैथमेटिक्स का पूरा फाउंडेशन बनता है उसमें पहला जो टॉपिक आता है उसको कहते हैं सेट। तो व्हाट इज अ सेट? तो हम एक डिफिनीशन लिखेंगे कि सेट होता क्या है। सो द डिफिनीशन फॉर अ सेट इज a collection of well defined objects is called a set। तो इस डेफिनेशन में हमने देखा कि एक वर्ड आया वेल डिफाइंड, अदरवाइज बाकी मीनिंग एकदम क्लियर है कि सेट होता क्या है। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। बट यहाँ जो वर्ड आया वेल डिफाइंड, इसका मीनिंग क्या है? कहने का मतलब जब हम एक कलेक्शन बनाते हैं, सेट बनाते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स का, तो ये जो वेल डिफाइंड वर्ड है इसका मीनिंग क्या है उन सभी एलिमेंट्स के लिए, उन सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए? तो इसका मीनिंग ये है, इस वर्ड का मीनिंग ये है कि जब हमने कलेक्शन बनाया तो हमारे पास एक सर्टेन रूल होना चाहिए। वी शुड थिंक अबाउट अ सर्टेन रूल अकॉर्डिंग टू विच वी आर गोइंग टू फॉर्म अ सेट। तो यहाँ पर जो वर्ड निकल के आता है, वी मस्ट हैव अ सर्टेन रूल, और वी कैन से एक आइडेंटिफिकेशन चाहिए कि जो कलेक्शन बन रहा है वो किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स का बन रहा है, उनकी सिमिलरिटी क्या है, क्या वो एक दूसरे के सिमिलर हैं या रैंडम कुछ भी हमने रख दिया। अभी एग्जांपल से समझेंगे। तो जो सर्टेन रूल हम अडॉप्ट करेंगे उसी सर्टेन रूल के अकॉर्डिंग इस वेल डिफाइंड वर्ड का मीनिंग निकल के आता है। क्योंकि जब हम एक रूल अडॉप्ट कर लेंगे, एक आइडेंटिफिकेशन प्रिपेयर कर लेंगे कि अब इन ऑब्जेक्ट्स को हम इस सेट में रखेंगे और इनको नहीं रखेंगे, तो यहाँ पे दो वर्ड्स निकल के आते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। एक है पहला इंक्लूजन, कि अगर कोई सेट हम बना रहे हैं तो
एक कोई ऑब्जेक्ट है वो उस सेट में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, वो किस पर बेस्ड होता है, उसी सर्टेन रूल के अकॉर्डिंग। सो वी आर स्टडिंग अबाउट टू कॉन्सेप्ट्स, फर्स्ट इज इंक्लूजन एंड द सेकेंड इज इट्स अपोजिट एक्सक्लूजन। तो इसका मीनिंग ये है कि सेट के जो एलिमेंट्स हम रखेंगे, मतलब उस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हम रखेंगे वो एक्सक्लूजन के अकॉर्डिंग रूल फॉलो करेंगे या इंक्लूजन के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। दैट मीन्स मान लो हम एक सेट बना रहे हैं नंबर्स का, उस सेट में सभी नंबर्स को हम रखेंगे। अब उसी नंबर्स के सेट में अगर हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स को ले आए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स को ले आए, तो वो बहुत रैंडम कलेक्शन हो जाएगा जिसमें कोई मैचिंग नहीं दिखेगा, कोई सिमिलरिटी नहीं दिखेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो वर्ड है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, इसको हमको फॉलो करना पड़ता है जब भी हम कोई सेट फॉर्म करते हैं, जब भी हम कोई सेट बनाते हैं। तो आई थिंक सेट कैसे बनाना है और सेट के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना होता है, तो उसके लिए दो वर्ड यहाँ पे हैं। जो ये वेल डिफाइंड वर्ड है, इसका मीनिंग आता है किसी रूल के अकॉर्डिंग वेल डिफाइंड होना चाहिए। कौन सा? तो ऑब्जेक्ट जो बना रहे हैं हम, वो ऑब्जेक्ट्स या तो इंक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करें या एक्सक्लूजन। दैट मीन्स कि उस कलेक्शन में वो ऑब्जेक्ट्स या तो इंक्लूड किए जाएंगे या एक्सक्लूड किए जाएंगे। दैट मीन्स कि या तो उसको रखा जाएगा या फिर नहीं रखा जाएगा। तो हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। अभी जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया कि कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स, तो और हम जानते हैं कि नंबर्स भी कई टाइप के होते हैं, जैसे हमने बेसिक क्लासेस से हमने पढ़ रखा है। तो जैसे सेट का कोई एग्जाम्पल हम लें तो पहले तो हम नोटेशन एक अडॉप्ट करेंगे। तो जो सेट का नोटेशन हम लेकर चलेंगे वो कैपिटल लेटर से रहेगा। सपोज ए है हमारे पास, बी, या सबसे जनरल नोटेशन हमारा एस होगा। एस एक्रोनिम ऑफ सेट, फर्स्ट लेटर। तो हम एक नोटेशन लिए एस, तो ये हो गया सेट। अब मान लो हम सेट बनाएंगे तो कलेक्शन बनाना है। कलेक्शन का मतलब क्या है कि एक ऐसा सिंबल चाहिए जिसमें दिखे कि हाँ ये सभी ऑर्गेनाइज्ड हैं, ये एक कलेक्शन में रखे गए हैं। तो हम मिडिल ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो मिडिल ब्रैकेट सबसे यूजफुल होता है। तो मिडिल ब्रैकेट से हम सेट का नोटेशन समझेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑल, दो तरीके से लिखा जाएगा, अभी हम आगे बताएंगे इसको। ऑल इंटीजर्स। अब हमने यहाँ पे वर्ड लिख दिया कि एस एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें सभी क्या हैं, इंटीजर्स हैं, ऑल इंटीजर्स। तो आप देख रहे हो कि ये जो वर्ड आया सर्टेन रूल या सर्टेन आइडेंटिफिकेशन, वो क्या है यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ये है कि इस कैपिटल एस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट रखे जाएंगे वो सब क्या हैं, इंटीजर्स हैं। दैट मीन्स यहाँ कौन सा प्रिंसिपल हमने अप्लाई किया, इंक्लूजन। तो अगर इंटीजर्स का सेट आप बना रहे हो, सपोज इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में हम लिखेंगे। सो इधर बहुत सारे हैं, -∞ टू +∞, तो हम छोटा ही लिखेंगे, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि सारे निगेटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर, तो इन सब में कॉमन क्या है, दीज आर ऑल इंटीजर्स। तो सिमिलरिटी ये है कि ये सभी नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स हैं। वही सर्टेन रूल है। ये जो सर्टेन रूल का मैंने जिक्र किया यहाँ पर, इसका मीनिंग यही है कि इन सब की सिमिलरिटी ये है, दीज आर ऑल इंटीजर्स। तो अब ये जो कलेक्शन हमने बनाया है ये क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। तो आई थिंक फॉर्मेशन ऑफ सेट हम समझ गए कि सेट कैसे बनाया जाए। तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट, वेयर द वर्ड वेल डिफाइंड मीन्स we have to adopt a certain rule according to which we will be including or excluding the objects which we are going to collect or we are going to make a set. Now so this is a very general recap of what a set is. I'm not going into very deep logic theory or particularly set theory, because we don't need that in this course. We just need what a set is, how many types of set, we can say a glance view of set theory. So now we will talk about types of set. And जब भी हम किसी
पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ रहे होते हैं और उसमें क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आ जाए, टाइप्स पढ़ने का कॉन्सेप्ट आ जाए, तो हमको पहले ये ध्यान में रखना होता है कि जो हम क्लासिफिकेशन देने जा रहे हैं, जो हम टाइप्स बताने जा रहे हैं, उसका बेस क्या है, ऑन व्हिच बेसिस वी आर गोइंग टू क्लासिफाई दीज ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे हम सेट के टाइप्स को पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा बेस होगा वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी का कॉन्सेप्ट, और वी कैन से इन सिंपल वर्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द सेट, उस बेसिस पर हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ने जा रहे हैं। अदरवाइज क्या और भी बेसिस पॉसिबल है पढ़ने का? यस, बट उसको अभी हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, वो किसी अदर लेक्चर में आएगा, धीरे धीरे एडवांस होगा। तो टाइप्स ऑफ सेट में हमारा जो बेसिस है वो कार्डिनलिटी का कॉन्सेप्ट है, और कार्डिनलिटी का मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। ऐसा पॉसिबल है कि हम 2-4 एलिमेंट्स का ही कलेक्शन बनाएं, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का ही कलेक्शन बनाएं, या फिर हम ऐसा भी सिलेक्शन कर सकते हैं कि हमने कोई एलिमेंट नहीं सिलेक्ट किया, ऐसा सेट बनाया, या ऐसा भी बना दिया कि ढेर सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कलेक्शन बना दिया। सो इस बेसिस पर कि कार्डिनलिटी क्या है सेट की, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेट। फर्स्ट इज फाइनाइट सेट एंड द सेकेंड इज इनफाइनाइट सेट। There are 2 types of set, finite set and infinite set. वर्ड से ही इसका मीनिंग एग्जैक्टली क्लियर है कि फाइनाइट सेट का मीनिंग ये है, ऐसा सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? फाइनाइट हो। और दूसरा इसी का अपोजिट है, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज इनफाइनाइट देन वी विल कॉल इट एन इनफाइनाइट सेट। सो फाइनाइट सेट में फाइनाइट एलिमेंट्स, इनफाइनाइट सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बट अभी मैंने कहा कि हम एक ऐसा भी सेट फॉर्म कर सकते हैं, इजाद कर सकते हैं जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट किससे रिलेट होता है? ये उसी से रिलेट होता है जो वर्ड मैंने लिखा था, सर्टेन रूल। तो हमारा अगर रूल ये है कि हमको ऐसा कलेक्शन बनाना है जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, तो क्या ऐसा कोई सेट बन ही नहीं सकता है? ऑफ कोर्स बनेगा, क्योंकि रूल एग्जिस्ट करता है तो सेट बनेगा। बट उसमें एलिमेंट है नहीं, तो हम कैसे लिखें? अब जो चीज़ है नहीं उसको कैसे लिखा जाता है? नंबर में तो उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज देयर इज नो नंबर और नथिंगनेस। सो व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नथिंगनेस इन द फॉर्म ऑफ सेट थ्योरी? सो फॉर दैट वी हैव adopted a very beautiful concept of a set which is called null set, and it is symbolized by the Greek alphabet phi, or we can say phi. So phi means null set, and this set has no element. So if we are making we are seeing it explicitly, so अगर हम मिडिल ब्रैकेट में लिखना चाहें कि क्या लिखेंगे, तो कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि इस सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है। सो नल सेट मीन्स देयर आर नो एलिमेंट्स इन दिस सेट। तो केवल हम ब्रैकेट बना के ओपन इसको छोड़ देंगे, दैट मीन्स दिस रिप्रेजेंट्स अ नल सेट। सो फाई इज इक्वल दिस ब्रैकेट ओनली, देयर इज नो एलिमेंट इन दिस सेट। तो क्या नल सेट एक फाइनाइट सेट है? यस, बिकॉज जीरो एक फाइनाइटनेस का कॉन्सेप्ट है। जीरो का मीनिंग फाइनाइटनेस से रिलेटेड होता है कि 1 2 3 4 इतना नहीं, बट कुछ भी नहीं, तब भी इसका मतलब क्या है कि वो फाइनाइट है, हम जान रहे हैं उसके बारे में। और क्या इसके अलावा फाइनाइट सेट तो बहुत सारे बना सकते हो, तो इसके एग्जांपल में हम वी कैन फॉर्म एनी टाइप ऑफ सेट। सो द कलेक्शन ऑफ ऑल अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज A B C to Z. So there are 26 letters in English alphabet, and यहाँ पर रूल क्या है? वो सर्टेन रूल ये है कि ये सभी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं। तो इनमें जनरलिटी क्या है, इनमें आइडेंटिफिकेशन सेम क्या है? इनका सेम आइडेंटिफिकेशन ये है कि ये सभी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं। ऐसे ही हम और भी बना सकते हैं फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल। सपोज हम नंबर्स का यूज कर लें, तो उसमें सबसे इजी है कि हमने एक सेट बनाया, 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स लिख दिए,
5 6 और यहाँ 10. So how many numbers, how many number of elements in this set? There are 10 elements in this set and 10 is a finite number, so this set is a finite set. So finite set सबसे easy होते हैं हमको समझने के लिए, क्योंकि इसमें हमको एग्जैक्टली पता होता है व्हाट आर द एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें हैं, हम उसको एक्सप्लिसिटली देख सकते हैं. And now we will move to the concept of infinite set. So infinite set means the number of elements in this set are infinite. We cannot find all elements. We can just see where are the elements and where are the elements are going. Means ऐसे सेट हमको मिल सकते हैं जिसमें हम एक पैटर्न देखें कि इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, नेक्स्ट. मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है कि प्रेडिसीसर और सक्सेसर का कॉन्सेप्ट मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी सेट होते हैं जिसमें आप किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का प्रेडिसीसर और सक्सेसर नहीं बता सकते. तो उसके लिए एग्जांपल्स भी हम देखेंगे. तो इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल्स, सबसे बेसिक सेट जो स्टार्ट होता है इनफाइनाइट सेट में, वो हम बहुत अर्ली क्लासेस से पढ़ते आते हैं. तो उसका नेम क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स. तो ये एक ऐसा सेट है जो सबसे इजी वे में हमको ये बता देता है कि इनफाइनाइट सेट कैसा होता है, व्हाट इज इनफाइनाइट सेट. सो स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 1 2 3 और ये चलता जाता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर. यहाँ लार्जेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है, और since we don't have the largest, or we can say in this pattern the end point, so we can say that this set is infinite set because there is no concept of largest, though there is the least element, smallest element है but largest नहीं है. तो मतलब अपर बाउंड्री नहीं है कि कहाँ जाके स्टॉप होगा, क्योंकि अगर हमको एक बाउंड्री पॉइंट मिल जाए, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ये प्रोसेस स्टॉप हो जाए, दैट मीन्स कि वो सेट फाइनाइट हो गया. तो इनफाइनाइट सेट का सबसे ब्यूटीफुल एग्जांपल है नेचुरल नंबर सेट. बट और भी एग्जांपल्स हमारे पास हैं. सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जो अभी हमने पहले लिखा, -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन. फिर हम रेशनल नंबर्स के बारे में जानते हैं, क्यू. उसके लिए नोटेशन हम कैपिटल क्यू लेकर चलेंगे. सो क्यू मीन्स रेशनल नंबर्स. तो क्यू को कैसे डिफाइन किया जाए? अब जैसे नेचुरल नंबर सेट को हमने एक्सप्लिसिटली लिख दिया कि इसके कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन. आप लिखना चाहें तो आप बहुत सारा लिख सकते हैं, ट्रिलियन क्वाड्रिलियन पता नहीं कितना लिख सकते हैं आप. लेकिन हाँ, इंटीजर में भी वही सेम कर सकते हैं, डबल साइडेड हो गया, ऑल नेचुरल नंबर्स इट्स नेगेटिव्स एंड जीरो. बट अगर आप रेशनल नंबर को लिखना चाहें तो आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सपोज बी सेलेक्ट रेशनल नंबर 1/2. अगर हमने 1/2 सेलेक्ट किया तो 1/2 के बाद कौन सा रेशनल नंबर लिखा जाए, 1/2 के पहले कौन सा रेशनल नंबर लिखा जाए. क्योंकि जैसे अगर मान लो हमने एक लिख भी दिया ये 1/2 एक रेशनल नंबर है, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल 0. बट दिक्कत ये है कि 1/2 के जस्ट बाद कौन सा आएगा. अगर आप कहेंगे कि 1/3 आ सकता है तो उसके बीच में भी बहुत सारे रेशनल नंबर्स मिलेंगे. फिर उनके बीच का कोई भी एक रेशनल नंबर आप सेलेक्ट करोगे तो उसके भी बीच में रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे. तो इसका मतलब ये है कि इस सेट को एक्सप्लिसिट वे में लिखना पॉसिबल नहीं है कि सारे एलिमेंट कैसे है. अच्छा, इसमें हमने सारे एलिमेंट तो नहीं लिखे, बट हमको स्टार्टिंग पता चल गया कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है. इसमें स्टार्टिंग नहीं वर्ड यूज करेंगे, इसमें हमको ये पता चल रहा है कि 0 के राइट जा सकते हो या लेफ्ट जा सकते हो, तो एक मिडिल पॉइंट कम से कम एटलीस्ट एग्जिस्ट करता है. तो रेशनल नंबर में भी यही सेम कॉन्सेप्ट है, एक मिडिल पॉइंट तो मिलेगा, बिकॉज 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर. वाई वी कैन राइट इट 0/1. बट अब इसके लेफ्ट और राइट वाला भी हम एक्सप्लिसिटली नहीं लिख सकते कि कौन सा लिखा जाए, क्योंकि 0 के जस्ट बाद कौन सा रेशनल नंबर होगा, ये बहुत अपने आप में बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम है इसको फाइंड करना. सो हम इसको नहीं लिखेंगे. अब इसको तब लिखा कैसे जाए, तो इसके लिए हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है इसको. तो इसमें क्या होगा कि हम इसको इसके डिफिनीशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q. अच्छा, p और q क्या है वो भी हम लिख देंगे. p एंड q बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स.
तो इन्हीं इंटीजर्स में से हम सेलेक्ट करके रेशनल नंबर्स को बनाएंगे, बट एक रिस्ट्रिक्शन होता है, q कैन नॉट बिकम जीरो बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइडिंग एनी नंबर बाई जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें हम जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करें। तो इसको कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि Q में सारे रेशनल नंबर्स आ गए बट हमने किसी रेशनल नंबर को नहीं लिखा, लेकिन ये इसको पढ़ के हमको क्लियर है कि इसमें सभी रेशनल नंबर्स हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि नंबर्स को एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट करना बड़ा टफ हो जाता है, खास करके इन दोनों में। जड़ के आगे जब बढ़ेंगे, इंटीजर्स का कलेक्शन जब हम और बड़ा करेंगे तो उसमें रेशनल्स आएंगे, तो रेशनल्स के बाद फिर आगे क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब यहाँ प्रॉब्लम आता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि रियल नंबर सेट में अगर हम एलिमेंट्स को डिफाइन करना चाहें कि रियल नंबर है क्या, कौन सा सिंबल लिखा जाए, कौन सा डिफिनीशन, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया जाए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं कह सकते, इसका सोल्यूशन है और डिफाइंड किया गया है। डेडेकाइंड एक मैथमेटिशियन है, वेरी फेमस मैथमेटिशियन इन अलजेब्रा, रिंग थियरी और मॉडर्न अलजेब्रा का बहुत सारा कॉन्सेप्ट इन्होंने डेवलप किया है। सो डेडेकाइंड ने एक टेक्निक डेवलप की है कि रियल नंबर को कैसे डिफाइन किया जाए। जैसे अच्छा, डिफाइन करने का मीनिंग ये है कि जड़ तो पता है, तो जड़ का यूज करके हमने क्यू को डिफाइन किया, हमने इंटीजर्स का यूज करके किसको डिफाइन किया, रेशनल्स को। तो रियल नंबर को कैसे डिफाइन किया जाए, तो रियल नंबर को डिफाइन किया गया है रेशनल का यूज करके, और इसमें थोड़ा सा टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। तो अभी हम इसको एक्सप्लिसिट वे में नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा अलग वीडियो का पार्ट हो जाएगा, तो इसको हम अलग वे में समझेंगे कि डेडेकाइंड ने कैसे रियल नंबर को डिफाइन किया। हम केवल इसमें इतना लिख देंगे, बस एकदम सिंपल है, ऑल रियल नंबर्स। तो एक तरह से ये चीटिंग हुआ, बट कोई बात नहीं, इसको समझने के लिए इतना ही सफिशियंट है कि R का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब इसमें नेचुरल नंबर आ गया, इंटीजर आ गया, रेशनल आ गया, और रेशनल के अलावा भी क्या होते हैं, इर्रेशनल्स होते हैं। और इर्रेशनल का डिफिनीशन रेशनल का अपोजिट होता है, यानी ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q फॉर्म में ना लिख पाए। वी आर नॉट एबल टू राइट अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q is non-zero, then that number will be called an irrational number। तो ऐसा नंबर जो q में नहीं है वो क्या है, irrational है, बट वो रियल नंबर है। तो जो रियल नंबर का सेट है वो सभी को कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स, रियल नंबर्स। बट अब हम इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। तो रियल नंबर के बाद फिर हम ऐसे भी नंबर्स के बारे में जानते हैं जो रियल ना हो, इमेजिनरी नंबर्स, और वी कैन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और उसके लिए हमने जो सिंबल यूज किया है वो कैपिटल C है। अच्छा, अभी मैंने बताया एक आपको ऑर्डर दिख रहा है कि n जो है, n से फिर हम z पे आए, इंटीजर्स पे आए, इंटीजर से रेशनल पे आए, रेशनल से फिर हम रियल पे आए। अब हम रियल का यूज करके कॉम्प्लेक्स पर चलेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट किसके यूज से आएगा, रियल के यूज से आएगा। सो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लिखना चाहें एक्सप्लिसिटली तो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी हमने क्या बोला जस्ट कि कॉम्प्लेक्स को डिफाइन करना है तो रियल का यूज करना है। अब अगर रियल को एक्सप्लिसिटली नहीं लिख पा रहे हो तो कॉम्प्लेक्स को कैसे यूज करोगे, क्योंकि वही यूज हो रहा है इसमें। तो इसमें केवल सेट बिल्डर फॉर्म लिखा जाएगा कि स्मॉल z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। तो ये जो सेट है इसमें हमने क्या रखा, स्मॉल z, मतलब एक सिंगल नोटेशन यूज कर लिया, अदरवाइज डायरेक्ट हम a प्लस आयोटा b भी लिख सकते हैं। तो z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड a और b यहाँ पर जो नंबर्स हैं इसको कहा जाता है रियल पार्ट, और ये होता है इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपने पढ़ा होगा। तो a और b रियल नंबर्स होते हैं, और जब हम इस पेयर में लिखते हैं, इस मेथड से लिखते हैं a प्लस आयोटा b स्टाइल में, तो इनको हम एक सिंगल नोटेशन से यूज करके लिखेंगे, और ये एलिमेंट्स किसके होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स
कॉम्प्लेक्स सेट के, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है ज्योमेट्री का। हम पढ़ तो रहे हैं सेट अभी, लेकिन आगे चल के हम बताएंगे कि जो ये a प्लस आयोटा बी जो सिस्टम है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, ये ज्योमेट्री से बहुत मैच करता है। अच्छा, कैसे मैच करता है? हम एक, जब हम अभी आगे फंक्शन पढ़ेंगे या मैपिंग पढ़ेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि एक सिमिलरिटी होता है जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हुए हैं, कार्टेशियन ज्योमेट्री में, जिसमें आपने एक्सिस पढ़ा हुआ है, एक्स एंड वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन पॉइंट होता है। तो कार्टेशियन ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, उसमें दोनों एक्सिस रियल एक्सिस होती है। यहाँ भी रियल नंबर्स, यहाँ भी रियल नंबर्स। बस कॉम्प्लेक्स वाले कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि एक एक्सिस जो है, मतलब इसको जब हम कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे तो वो इस तरह से हो जाता है कि एक जो एक्स एक्सिस है वो हमारा रियल एक्सिस है, आर का मतलब रियल एक्सिस, और यहाँ जो वाई एक्सिस है वो इमेजिनरी एक्सिस हो जाता है। शॉर्टकट में आइए हम लिखेंगे, तो एकदम ये मैच करता है। अब जैसे इसमें किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लिखो, सपोज दिस इज अ पॉइंट P एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज a, b, दैट मीन्स कि x का जो डिस्टेंस है, x एक्सिस पर डिस्टेंस a है और y पर कितना है, b है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने ज्योमेट्री में पढ़ रखा है, a, b में a x एक्सिस का पॉइंट होता है और b y एक्सिस का पॉइंट होता है। यही सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई हो जाएगा, बट ये जो y एक्सिस है यहाँ पर रियल नंबर ना होकर इमेजिनरी नंबर, यानी कि यहाँ पर आयोटा इंक्लूड हो जाएगा, आयोटा के साथ यहाँ पे काउंट होगा। तो अगर यहाँ कोई वही सेम पॉइंट हम कॉम्प्लेक्स वाले इस प्लेन में, इस ज्योमेट्री में देखेंगे वही सेम पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट तो वही लिखा जाएगा a, b, बट ये जो नंबर होगा इसका मीनिंग ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में a, b का नहीं होगा। इसमें मीनिंग क्या होगा, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स दिस कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b, और यहाँ भी वही सेम इंटरसेप्ट रहेगा, दिस इज a, बट यहीं पे आ जाता है ये b ना होकर क्या हो जाता है, आयोटा b। तो जो y एक्सिस है वो हमारा कॉम्प्लेक्स एक्सिस है, यानी कि इमेजिनरी एक्सिस है। उसमें जो इंटरसेप्ट आता है, पॉइंट जो आता है, कोऑर्डिनेट आता है, उसमें आयोटा इंक्लूड हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। दैट मीन्स कि a, b इन दिस कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल प्लेन इन दिस सिनेरियो represents a intercept in real axis and iota b intercept in the y axis, or we can say imaginary axis। तो ये हम अलग से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ज्योमेट्री वाला पोर्शन जब इंक्लूड करेंगे। तो इसमें बस इतना ही रखेंगे फर्स्ट लेक्चर में, कि हमने सेट के बारे में समझा कि सेट होता क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, वेल डिफाइंड वर्ड का मीनिंग क्या है? वेल डिफाइंड वर्ड का मीनिंग ये है कि जब कलेक्शन हम बना रहे हैं, सेट बना रहे हैं, तो एक सर्टेन रूल होना चाहिए कि उस रूल के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स हम सेट में रख रहे हैं उसको मतलब रखना है या नहीं रखना है, ये क्लियर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए हमारे पास। उसके बाद हमने पढ़ा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अच्छा, ये जो हम टाइप्स पढ़ते हैं किस बेसिस पे था? कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उस सेट में, और उस बेस पे फाइनाइट का मतलब हुआ कि अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसमें 2 कैटेगरी बना, एक जो एक्चुअली दिखते हैं एक्सप्लिसिटली फाइनाइट, जैसे 4 एलिमेंट, 10 एलिमेंट, 100 एलिमेंट, मिलियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर आल्सो पॉसिबल, और एक होता है उसमें एक स्पेशल कैटेगरी जिसको कहा जाता है नल सेट, अ सेट व्हिच हैव नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट ही नहीं है। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो इनफाइनाइट सेट में पहला एग्जांपल नेचुरल नंबर्स का, फिर हमने एक्सटेंड करते हुए उसी में थोड़ा नंबर सिस्टम भी सीख लिया कि नेचुरल नंबर से फिर इंटीजर्स, फिर इंटीजर से रेशनल, रेशनल से फिर रियल। बट वहाँ एक क्वेश्चन मार्क मैंने छोड़ दिया कि जो रियल नंबर सिस्टम है उसको डिफाइन कैसे किया जाए, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में या आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर, हाउ टू डिफाइन रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का डिफिनीशन क्या है, कैसे हम बनाएं, हम केवल पढ़ते आ रहे हैं बस। सो आई थिंक दिस इज सफिशियंट फॉर द फर्स्ट लेक्चर, and I would highly urge you to subscribe my channel and share it with all the mathematics lovers or any student who wants to study deeply in science. So thank you.